स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो पर नए सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? आपको पता है विखंडन की क्रिया होती है, एक संलयन की क्रिया होती है। तो संलयन की क्रिया और विखंडन की क्रिया के बारे में इसके पहले के वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पर बात है विखंडन की खोज किसने की थी, परमाणु विखंडन की खोज। तो यहाँ पर मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑटो हॉर्न। यहाँ पर सी इज राइट आंसर। डिटेल यहाँ पर आपको दे देते हैं। देखिए, ऑटो हॉर्न जो होता है 8 मार्च 1879 से 28 जुलाई 1968 एक जर्मन रसायनज्ञ थे और रेडियो धर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणी थे। 1938 में ऑटो हॉर्न और लिस मित्नर ने परमाणु विखंडन की खोज की, लेकिन केवल उन्हें ही इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑटो हॉर्न जो हैं, ऑटो हॉर्न कहें या हॉर्न कहें, उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सहसंयोजक यौगिक के बारे में इसके पहले की वीडियो में डिटेल आपको दे दिए हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका सूत्र वगैरह आपको पता होना चाहिए, CCl4 होता है, ये सहसंयोजक यौगिक है। इसका यहाँ पर आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल में है, आयनिक यौगिक धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं तथा सहसंयोजक यौगिक दो अधातुओं के मिलने से बनते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं, और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो दो अधातु के मिलने से बनते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु में क्लोरीन के 4 परमाणु इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे टेट्राहेड्रल विन्यास में का कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए CH4 + 4Cl2, तो यहाँ पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना प्लस 4 HCl निकल गए, यानी दो अधातुएं यहाँ पर जुड़ गई। तो सहसंयोजक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, बॉन्ड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं पर पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं पर पूछा जाएगा कि परम ताप का मान कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर देखिए परम ताप का मान कितना होता है। राइट आंसर आपको बता दें, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए डिटेल आपको दे देते हैं। ऊष्मागतिकी ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य बिंदु यानी परम शून्य कहते हैं। परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो उसको कहते हैं। न्यूनतम संभव ताप होता है तथा इससे कम कोई ताप संभव नहीं होता है। इस ताप पर परमाणु के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इसका मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। ठीक, तो ये इसका डिटेल्ड हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर आपको बताना है। 4 विकल्प आपको मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आप समझ लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसके नाम देख लीजिए अलग अलग हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसका IUPAC नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल इसका बेकिंग सोडा को आपको मिल गया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर राइट आंसर ऐड करना है कि लोहे के जो धातुएं हैं उससे बने सामानों में या फिर लोहे की धातुओं पर जंग लगने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑक्सीजन और ग्रीस होनी चाहिए, ऑक्सीजन और नमी होनी चाहिए, जल और पेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सब लगा लेंगे। बी इज राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। डिटेल इसका देख लीजिए। ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग, अंग्रेजी में इसको रस्ट बोलते हैं, लग जाती है, जिससे फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 X2O बन जाता है। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता या मीना माता रोग किसके कारण होता है। पारे के कारण, सीसा के कारण, कैडमियम के कारण और जस्ता के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मिनी माता बीमारी है। अब यहाँ पर कौन किसके कारण होता है मिनी माता रोग, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा दिया हुआ है। राइट आंसर आपको बता दें, पारा के कारण होता है, HG के कारण होता है मिनी माता रोग। इसका आपको डिटेल यहाँ पर दे देते हैं। देखिए मिनी माता जो रोग होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली मिनी माता रोग पारा यानी एल्कली मरकरी के कारण होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिनी माता बीमारी जो है पारा के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। यानी पटाखे हमेशा यूज होते हैं शादी वगैरह में, अन्य कार्यक्रमों में भी उपयोग होते हैं। उनके जो कलर होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ZN और यस है, K और SG है, SR और BA है, CR और ENI है। राइट आंसर आपको बता दें SR और BA है। तो यहाँ पर देखिए पूरा इसका डिटेल दे देते हैं। SR और BA के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए SR यानी स्ट्रॉन्शियम और BA यानी बेरियम। तो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं और बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इन दोनों को ज्वाला में डालने पर लक्षणिक रंग उत्पन्न करती हैं। स्ट्रॉन्शियम लवणों को आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। स्ट्रॉन्शियम अगर मिलाया हुआ है तो लाल रंग आएगा, और जबकि बेरियम लवणों को हरा रंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो स्ट्रॉन्शियम लाल रंग के लिए होता है और बेरियम हरा रंग उत्पन्न करने के लिए पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन लाल हरा यानी स्ट्रॉन्शियम और बेरियम यहाँ पर हो जाता है। ये कंप्लीट डिटेल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्न में कौन सा नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर है, धातु है, मिश्र धातु है। यहाँ पर पूछा गया है कॉम्बिनेशन इस धातु का। तो कॉपर, निकिल, सिल्वर और जिंक। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है। तो कॉपर, जिंक, निकिल होगा, सिल्वर नहीं होगा, भले इसका नाम जर्मन सिल्वर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए निकिल रजत तांबे का एक मिश्र धातु होता है जिसमें निकिल और प्रह जस्ता मिला होता है। प्रह इसमें 60% तांबा होता है, 20% निकिल होता है, 20% जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। कॉम्बिनेशन देख लीजिए, तांबा 60% है, 20% निकिल होता है और 20% जस्ता होता है। इसे यहाँ पर जर्मन सिल्वर कहते हैं। नई चांदी, निकिल, पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे निकिल चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है, किंतु इसमें चांदी नहीं होता है।
इसके नाम में जर्मन इसलिए आया है क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातु कर्मियों ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है डिटेल के रूप में कि जर्मन क्यों कहते हैं, सिल्वर बस कह सकते हैं, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन इसलिए है कि 19वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातु कर्मियों के द्वारा किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं सुचालक होती हैं क्यों? क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। तो इसके बारे में देखिए अभी तक आपको जानकारी नहीं मिली होगी, इतना जानते रहे होंगे कि धातुएं सुचालक होती हैं या धातुएं कुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, यानी करंट का प्रभाव हो। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में। इसका यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा देखिएगा कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। राइट आंसर डी, 4 डिग्री सेल्सियस में जल का जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है। इसका डिटेल दे देते हैं। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है। एन डी बराबर यम बटे वी द्रव्यमान, ये एक फार्मूला है। जब यम स्थिर हो जाता है तो बटे में एन डी बराबर घनत्व, एन घनत्व ऊपर और नीचे 0 हो जाता है। यहाँ पर -4 डिग्री से तक पानी गर्म करने पर आयतन घट जाता है, परंतु 4 डिग्री से ऊपर तापमान गर्म करने पर आयतन फिर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो आज की इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और आपके आगामी एग्जाम पर ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी प्रश्नों के वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं इसी